हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि मैथ्स में किस तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है, यानी इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स क्या है। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, उसमें बेसिकली हमने जाना था कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, किस तरीके से मैथ्स को कम्युनिटी में यूज किया जाता है। बेसिकली इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। और आज का जो लेक्चर है वो है इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, जो पेपर 1 में दिया गया है। एंड पेपर 1 में सिंपली इवैल्यूएशन दिया गया है, बट दोनों पेपर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आपसे टूल्स एंड टेक्निक्स या असेसमेंट कैसे किया जाता है, क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो हम इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, फुल फ्लेज इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको यूज किया जाता है। और जो पहले के टॉपिक्स हैं सभी को कवर कर लिया गया है। उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा सीटेट 2022 की मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, जहां आपको सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उन टॉपिक्स को देखकर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है इवैल्यूएशन। बेसिकली इवैल्यूएशन होता क्या है, जब हम बच्चों को मार्कशीट देते हैं तो उसमें जो उनका पूरा रिजल्ट रहता है वो इवैल्यूएशन होता है। लेकिन जब इवैल्यूएशन करते हैं हम डायरेक्टली तो इवैल्यूएट नहीं करते हैं। स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसके थ्रू हम निकलते हैं, तब हम बच्चे को इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो क्या है वो स्टेप्स? सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं टेस्ट। अब ये टेस्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप रिटन टेस्ट ले, ओरल टेस्ट ले, प्रैक्टिकल ले, वाइवा ले, कुछ भी ले, कोई सा भी टेस्ट ले। उस टेस्ट को फिर हम करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि आप बच्चे को नंबर देते हैं कि 20 में से बच्चा कितने नंबर लाया, 10 में से कितने लाया, 100 में से कितने लाया, 50 में से कितने लाया। वो होता है मेजरमेंट। इसके बाद हम बच्चे को करते हैं असेस। असेसमेंट मतलब होता है कि जब बच्चे के हमने नंबर देखे तो हमें यह भी पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ पे कमी है, बच्चे को कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। बेसिकली हम इसमें बच्चे को देते हैं फीडबैक। जब हम बच्चे को फीडबैक दे देते हैं, उसके बाद जब बच्चा उस परफॉर्मेंस को दोबारा करता है, उस टेस्ट को दोबारा करता है, उस क्वेश्चन को दोबारा करता है, फिर हम उसे करते हैं इवेल्युएट, यानी फाइनल जजमेंट हम उसे देते हैं, जब ये बताते हैं कि उसने इस पूरे प्रोसीजर के दौरान क्या सीखा, कैसे सीखा। वो कहलाता है इवेल्युएशन। बेसिकली टेस्ट एंड मेजरमेंट, पहले टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद जब मेजर करते हैं उसके बाद हम करते हैं असेसमेंट, जिसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। परफॉर्मेंस वो दोबारा करता है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप देते हैं, फिर वो रिजल्ट लेकर आता है कि किस तरीके से जो उसने परफॉर्मेंस करी, सेकेंड टाइम करी, मतलब ये जो टेस्ट इसने पहली बार दिया उसे असेस करने के बाद जब वो दोबारा टेस्ट देता है, किस तरीके से देता है, क्या रिजल्ट रहता है, किस तरीके से इम्प्रूव करता है, उसके बेसिस पे हम उसे फाइनल फीडबैक देते हैं, जो कहलाता है इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या कि हम डायरेक्टली बच्चे को इवेल्युएट नहीं करते हैं। इवेल्युएट करने के लिए जो हम उसे स्टेप्स फॉलो करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी वैल्यू को जज करते हैं, यानी जो फाइनल टेस्ट वो देता है उसे जब हम जजमेंट करते हैं, वो कहलाता है इवेल्युएशन। बेसिकली जो इवेल्युएशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है स्कूल्स में, वो कराया जाता है सीसीई की फॉर्म में, यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। जो जनरल पैटर्न या नॉर्मल पैटर्न जो स्कूल में अडॉप्ट किया गया है बच्चों की परफॉर्मेंस को, बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, जिसमें हम दो टर्म्स यहाँ बेसिकली पढ़ पा रहे हैं कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो क्या होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? बेसिकली कंटिन्यूस नाम से ही पता चल रहा है, जो रेगुलर बेसिस पे बच्चे को इवेल्युएट किया जाए। रेगुलर बेसिस यानी कि जो कोई भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, चाहे क्लास में हो, ग्राउंड में हो, योगा रूम, कहीं पे भी जो बच्चा एक्टिविटीज कर रहा है उसको एसेस करा जाता है, वो कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता है। इसी के साथ होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि जिसमें हम बच्चे के स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज को जब हम एसेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, वो कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करता है कि बच्चा किस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में डेवलप कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, स्किल्स डेवलप कर रहा है। वो होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें हम बेसिकली दो तरीके के असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट का अभी हमने देखा, जब बच्चा टेस्ट देता है उसके बाद जब हम उसे नंबर देने के बाद उसे फीडबैक देते हैं कि उसने कैसा किया, वो असेसमेंट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असेसमेंट इज सबसेट ऑफ इवेल्युएशन। पहले बच्चे को असेस किया जाता है, फिर उसे इवेल्युएट किया जाता है। तो असेसमेंट दो तरीके से किया जाता है, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है समेटिव असेसमेंट। और ये दोनों ही ऐसे असेसमेंट है जो अक्सर क्लास में आपने देखा होगा कि टीचर अडॉप्ट करती है। पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फिर समेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट? पहले हम फॉर्मेटिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली ड्यूरिंग द पीरियड किया जाता है, यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है
उस टाइम पे जब बच्चे को असेस किया जाता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा अपनी क्लास में, जब आप क्लास में कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं या नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं, तो टीचर राउंड लेती है। क्यों लेती है? वो यही चीज चेक करना चाहती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या वो एक्चुअली में वो चीज लर्न कर रहा है जो पढ़ाना चाह रही है, क्या वो मैथ्स के क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व कर पा रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए, क्या मैथ्स के क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज को देखने के लिए टीचर राउंड लेती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। किस लिए करवाया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट? इसमें बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, कितनी हुई, और अगर बच्चे को कहीं डिफिकल्टी आ रही तो उसे किस तरीके से डायग्नोस करना है, गाइड करना है, सपोर्ट करना है। इस चीज को चेक करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? क्वेश्चंस टीचर अक्सर आपने देखा होगा पूछती है बच्चों से, बीच बीच में से ब्लैक बोर्ड पे बुलाती है, बुक में सॉल्व कराती है, नोटबुक में करवाती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस को चेक किया जा सके। क्लास वर्क करवाया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ताकि बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें डायग्नोस किया जा सके। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसी के साथ जो दूसरा है वो है समेटिव असेसमेंट, जो कराया जाता है एट द एंड ऑफ यूनिट, टर्म और ईयर। यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त टीचर जब आपको असेस करेगी तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन जो चैप्टर पूरा हो गया फिर टीचर आपको असेस कर रही है, कोई टेस्ट कंडक्ट कर रही है, यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर रही है, कोई वर्कशीट दे रही है एट द एंड ऑफ यूनिट, वो आपकी समेटिव असेसमेंट होगी, जिसमें आपसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आपने पूरे यूनिट में क्या सीखा। ये बेसिकली इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने उस यूनिट के दौरान क्या अचीव किया, क्या कॉम्पिटेंसी उसकी बनी। मतलब जो क्वेश्चंस करवा रही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कोई सा भी क्वेश्चन टीचर करवा रही है, क्या बच्चा उसे करने में सक्षम हो पाया है, कितना सक्षम हो पाया है। तो उस पूरी यूनिट को जब एट द एंड चेक किया जाता है बच्चों की लर्निंग को, वो समेटिव असेसमेंट है। एंड अक्सर इसी चीज का रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाता है पेरेंट्स को। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी जो रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाता है वो टीचर का ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन जो एक्चुअली में बच्चे को असेसमेंट के लिए रिकॉर्ड दिया जाता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, और वो फाइनल रिपोर्ट होता है जो पूरी यूनिट के दौरान बच्चे ने लर्न किया उसका एक रिकॉर्ड दिया जाता है, वो समेटिव असेसमेंट होता है। और इसका पर्पस यही होता है बच्चे की अचीवमेंट को पूरी यूनिट में कितनी बनी, इस चीज को चेक करने के लिए। ये होता है समेटिव असेसमेंट। अब बात आती है कि फॉर्मल असेसमेंट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है। देखिए, अभी जैसे हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की बात करी, वो दो तरीके के असेसमेंट हैं। ये दोनों ही फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो इसे हम कैटेगराइज करते हैं, फॉर्मल असेसमेंट को हम समेटिव मान के चलते हैं, और जो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट मान के चलते हैं। अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों फॉर्मल को हम समेटिव मानते हैं और इनफॉर्मल को फॉर्मेटिव मानते हैं, या फॉर्मेटिव असेसमेंट को इनफॉर्मल मानते हैं, या समेटिव असेसमेंट को फॉर्मल मानते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल का देखते हैं। फॉर्मल असेसमेंट में होता क्या है, बच्चों को हम किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के बेस पे इवेल्युएट करते हैं। मतलब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि बच्चे का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाना है एट द एंड ऑफ यूनिट जो 50 मार्क्स का हो, तो वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हो गया, फिक्स हो गया, 50 में से नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, इसमें बच्चों को हम ग्रेडिंग क्राइटेरिया के बेस पे इवेल्युएट नहीं करते। मतलब जैसे अभी हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ा कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन के जरिए भी इवेल्युएट किया जा सकता है, वो कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो इसलिए इनफॉर्मल असेसमेंट हम फॉर्मेटिव असेसमेंट दोनों को सेम मानते हैं, और बच्चों की किस तरीके से इवेल्युएशन किया जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। वहीं समेटिव में ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चे की कैसी रही इसे जानने के लिए हम फॉर्मल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट करते हैं, लेकिन बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को जानने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन जब बच्चे का किया जाता है, हम ग्रेड या स्कोर देते हैं। जब जब हम समेटिव असेसमेंट करेंगे, फॉर्मल असेसमेंट करेंगे, बच्चे को उसके लिए ग्रेड दिया जाएगा, नंबर दिए जाएंगे, स्कोर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों की जो प्रोग्रेस रही उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंजेस लाने के लिए जो असेसमेंट किया जाएगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट कहलाया जाएगा। तो ये दो मेजर तरीके हैं जिसके बेस पे बच्चों को असेस किया जाता है। फॉर्मल असेसमेंट जिसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। एंड इसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, सीसी का ऐसा टॉपिक है, ऐसा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक सब्जेक्ट में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 10 से 15 क्वेश्चन आपके सीसी के फिक्स हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट टिप से कर लिया तो
बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना। एंड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.telebytes.in, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। फुल फ्लैज मॉक तो ट्राई करिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक जरूर करिएगा, और इसमें से सीसी के तो जरूर करिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सीसी के किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और पैटर्न वेरी करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सीसी के क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और इसी के साथ हम देख लेते हैं पैराडाइम ऑफ असेसमेंट। पैराडाइम ऑफ असेसमेंट क्या होता है? देखिए, पैराडाइम ऑफ असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि असेसमेंट में किस तरीके से चेंज आया। पुराने टाइम की बात करें, हमारे मदर फादर के टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे असेसमेंट कैसे होता था? एक फाइनल एग्जामिनेशन होता था या टर्मिनल एग्जामिनेशन होता था। लेकिन आज का टाइम देखिए, कितने सारे तरीके के असेसमेंट आने लगे हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, यूनिट टेस्ट, माइक्रो टेस्ट, इतने तरीके के टेस्ट आने लगे। तो ये जो वेरिएशन आया ना असेसमेंट में, यही कहलाता है पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट। इसे 3 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। एंड ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बेस पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उस पर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स को, पैराडाइम ऑफ असेसमेंट को अच्छे से टिप्स पे कर लीजिएगा, क्योंकि माइनर से डिफरेंस है इन तीनों में जो इनको वेरी कर देता है, इसको डिफरेंट बना देता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग देख लेते क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बेसिकली सबमिटिव असेसमेंट जैसे सबमिटिव असेसमेंट में क्या होता है, एट द एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, वही इसी तरीके से असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जिसे हम ट्रेडिशनल असेसमेंट भी कहते हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो पुराना मेथड था असेसमेंट का क्या था, यूनिट टेस्ट, फाइनल टेस्ट या फिर टर्मिनल टेस्ट ही तो था। और सबमिटिव में क्या करते हैं? सबमिटिव में यही तो करते हैं हम, यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जामिनेशन, टर्मिनल एग्जामिनेशन, यही तो लेते हैं सबमिटिव में। इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो हमारा समेटिव असेसमेंट की तरह ही है बिल्कुल। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चों ने जो सीखा उसे हम असेस करते हैं एट द एंड ऑफ यूनिट। यहाँ पे बच्चों को हम असेसमेंट में इंक्लूड नहीं करते। मतलब जब हम बच्चे का टेस्ट चेक कर रहे होते हैं, फाइनल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, उसमें हम बच्चे को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड नहीं करने का मतलब है बच्चे को ये नहीं पता चल पाता कि उन्होंने किस तरीके से किया है। अभी हम इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे बेसिकली हम बच्चों को रैंक देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा बच्चे कौन सी पोजीशन लाए उस पर ज्यादा फोकस रहता है। और यहाँ पे बच्चों की इंप्रूवमेंट में हम कम फोकस करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट यहीं पे मैच कर जाता है। इसमें क्या है कि हम बच्चों को जब असेसमेंट में इंक्लूड ही नहीं करते, जब बच्चे को पता ही नहीं चलता उसने टेस्ट में कैसा किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी नहीं आ पाता। और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को मीट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि बच्चे के इतने % मार्क्स आने चाहिए, या बच्चे को इतना तो आ जाना चाहिए, इतने कंसेप्ट बच्चे को आ जाने चाहिए, या बेसिक कंसेप्ट बच्चे को अब तक कितने आ जाने चाहिए, उस तरह के स्टैंडर्ड्स पे यहाँ फोकस किया जाता है। इसी की तरह जो सेकंड पार्ट है जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो इम्प्रूव्ड इसका मटेरियल है, इम्प्रूव्ड इसका एक पैटर्न है, जिसे हम फॉर्मेटिव के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग बिल्कुल सेम चीज है। फॉर्मेटिव में जैसे हम ड्यूरिंग द सेशन बच्चों की लर्निंग पे फोकस रखते हैं कि बच्चे ने कैसे लर्न किया और कैसे इंप्रूव करना है, ठीक वही चीज असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और जो आज हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का पैटर्न फॉलो करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो है जो ट्रेडिशनली किया जाता था, आज भी किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस आज कम हो गई है। आज असेसमेंट फॉर लर्निंग की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जहां बच्चे की प्रोग्रेस पे और उनकी नीड पे फोकस करते हैं कि बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना कंसेप्ट वो समझ पाया, कितना उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ बच्चे को डायरेक्टली इन्वॉल्व रखते हैं उनके असेसमेंट में। यानी जब बच्चे को हम देखते हैं कि वो कैसा कर रहा है, तो हम उसे ऑन द स्पॉट इम्प्रूव करवाते हैं, तो उसका असेसमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। बच्चे को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया जाता है, यानी जो चीज हमें लगता है कि बच्चे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो हम उसमें सारे बिंदु गिनाएंगे कि उसने कौन कौन सी चीज अच्छी करी और कहाँ कैसे वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, यस दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव रेगुलर बेसिस पे होता है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। एंड यहाँ बच्चे का मोटिवेशन भी इंक्रीज किया जाता है। ऑब्वियसली जब बच्चे को ये पता चलेगा कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, और जब वो उसे इम्प्रूव करके दिखाएगा, तो उसकी मोटिवेशन तो बढ़ेगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में मोटिवेशन भी बच्चे का इम्प्रूव होता है। इसी का एक हायर लेवल है जो है असेसमेंट एज लर्निंग। इसका यूज थोड़ा कम होता है स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में, क्योंकि यहाँ बच्चे के लिए हम जो सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट की बात करते हैं वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के कॉग्निशन लेवल के अकॉर्डिंग हम उनको असेस करते हैं। यानी बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास में कितना बच्चे को आ जाना चाहिए, कितना वो कर चुका है, उसके बेसिस में हम उसे असेस करते हैं।
यहाँ बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है उसकी मॉनिटरिंग, उसकी लर्निंग में। यानी जब बच्चे को हम असेस कर रहे होते हैं तो बच्चा खुद भी सीख रहा होता है कि उसे किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। वो खुद भी उसे एनालाइज कर रहा होता है कि उसने कैसा किया और कैसे इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्राइमरी लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का कॉग्निटिव लेवल इतना डेवलप नहीं होता कि वो खुद की लर्निंग को एनालाइज कर सके। जब बच्चा खुद की लर्निंग को एनालाइज करता है वही कहलाता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी बच्चा खुद देखता है कि उसने कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा किया, कौन सा क्वेश्चन अच्छा किया, कौन सा क्वेश्चन उसने गलत किया, कहाँ उसकी गलती रही। जब उसे खुद एनालाइज करके उसे खुद की गलती पता चलती है, खुद वो इम्प्रूव करता है, तो वो पीयर को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को उनकी असेसमेंट में हेल्प करता है। एंड ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जस्ट लाइक असेसमेंट फॉर लर्निंग, की रेगुलर बेसिस पे करवाया जाता है। और यहाँ पे भी बच्चों का मोटिवेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि बच्चों को पता चलता है कि वो किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, और वो खुद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। इसलिए यहाँ बच्चों का मोटिवेशन भी इंप्रूव होता है। तो ये 3 पैराडाइम्स हमने यहाँ पढ़े, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। जिसमें सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे इम्प्रूव करते करते हम आ जाए हैं असेसमेंट एज लर्निंग पे, जिसे हम प्राइमरी लेवल पे थोड़ा कम यूज कर पाते हैं क्योंकि बच्चों का कॉग्निटिव लेवल इतना इम्प्रूव नहीं होता। तो जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड इम्पोर्टेंट भी है, बीइंग अ टीचर हमें भी यही सबसे ज्यादा यूज करना है। बच्चों को ड्यूरिंग द सेशन उनको असेस करना है, उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो बीइंग अ टीचर हमारी ड्यूटी है कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग को ज्यादा यूज करें, क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के जरिए ही उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये 3 पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन आए इन 3 पैराडाइम्स पे। इसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट पे, जहां आपको सीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।